मित्रों नमस्कार, ये है जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल। आपका इस पर हार्दिक स्वागत है। आइए प्रत्येक दिन की तरह जो है राजनीति विज्ञान के इस 15वें प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। उससे पहले एक विनम्र निवेदन है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल के निशान यानी घंटी के निशान को भी दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे आपने वाली समस्त वीडियोज जो हैं आपको पहले मिल सकें। तो आइए मित्रों, बिना विलम्ब किए हुए बढ़ते हैं, इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये पहला प्रश्न है, व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार जो है सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए। यानी व्यवहारवाद की जो है किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार जो है सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए बताना है। क्या नियमितताएं होनी चाहिए उसमें, या शुद्ध विज्ञान होना चाहिए, या व्यवस्थाकरण होनी चाहिए, या एकीकरण होना चाहिए। तो बताना है कि इसमें आपका कौन सा उत्तर जो है सही होगा। तो इस प्रश्न का मित्रों जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। यानी व्यवस्थाकरण जो है व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिला के सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए। किस पर? तो व्यवस्थाकरण पर आधारित होना चाहिए। मित्रों आपको ज्ञात होगा कि ईस्टर्न ने व्यवहारवाद की जो है 8 बौद्धिक आधारशिलाओं को जिक्र किया है। तो पहले देखिए उसमें क्या है, तो नियमितताएं भी बताया है, फिर सत्यापन बताया है, दूसरा तकनीक बताया है, और चौथा बताया है प्रमाणीकरण बताया है, और पांचवा मूल्य बताया है, छठा जो है मित्रों व्यवस्थापन बताया है, और सातवां जो है शुद्ध विज्ञान बताया है, और आठवां जो है समायोजन बताया है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर मित्रों सी हो जाएगा। यानी व्यवस्थाकरण जो है उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। यह है अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर मित्रों विचार करना है और फिर उसके बाद कूट के माध्यम से उत्तर आपको देना है। यह प्रश्न रहा है आपकी स्क्रीन पर। बताइए इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा। व्यवहारवाद जो है राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है खारिज करता है। क्या सही है गलत बताना है। दूसरा है, व्यवहारवादियों का मत है कि मानकीय राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया है। क्या सही है? इसका परीक्षण आप करिए। तीसरा है, व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणीय जो व्यवहार है विश्लेषण की मुख्य इकाई है। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? केवल 1 और 2 सही होंगे कि 2 और 3 सही होंगे, या ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3 सही होंगे, या कि केवल 1, 3 और 2, 3 सही होंगे। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। यानी 1 और 3 सही हैं। तो मित्रों ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, ये प्रश्न रहे, ये इसको देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है व्यवहारवाद की कमी नहीं है ये बताना है। व्यवहारवाद ने बुद्धिजीवी के विशेष कर्तव्यों की अनदेखी की है। क्या ये नहीं है? या व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। या ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारवाद ने उस घटना पर जोर दिया है जो सहजता से देखी जा सकती है और ना कि प्रच्छन्न कारकों पर। और ऑप्शन नंबर डी है, व्यवहारवाद उन मूल सिद्धांतों पर चिंताओं से नहीं जुड़ सका है जो अच्छे समाज की प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका जो है सही होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मित्रों व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया है कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस पर किसका जो है मापन हो सकता है।
यह व्यवहारवाद की कमी नहीं बल्कि क्या है, एक विशेषता है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यह है अपना अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित सही कथन है। यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें देखना है कि कौन सा जो वाक्य है यानी ऑप्शन है वो उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। मित्रों, ऐसे प्रश्नों को जिसमें नकारात्मक निगेटिव पूछता है उसको सर्किल जरूर कर ले, चिन्हित कर ले, ताकि आपको भ्रमित ना होना पड़े। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी सही हो जाएगा। यानी यह यथास्थितिवाद का समर्थक है, यह जो है उत्तर व्यवहारवाद के सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हल करते हैं। यह है अपना अगला प्रश्न, किसने तर्क दिया है कि राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक किसने जो है तर्क दिया है कि राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक जो है पद्धति का विचार बेमानी लगता है। ये बताना है ये किससे संबंधित है, यानी किस महोदय का कथन है। ये प्रश्न है, किसने तर्क दिया है कि राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेईमानी लगता है। क्या एन इसेन स्टेड ने दिया है, या गैब्रियल आलमंड ने दिया है, या लिजफर्ड ने दिया है, या हेरोल्ड लासवेल ने दिया है। तो आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी हेरोल्ड लासवेल का कथन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। ये प्रश्न है मित्रों, प्रश्नों का जो संकलन है बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया है। तो कठिन जरूर लगते हैं, लेकिन परीक्षा जो इतनी टफ होती चली जा रही है उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके प्रश्नों का संकलन दोस्तों किया जाता है। देखते हैं, आमंड और बर्बा द्वारा वर्गीकृत जो है राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है ये बताना है। क्या संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति सम्मिलित नहीं है, ये सही होगा, या संकुचित राजनीतिक संस्कृति ये सही होगा, या प्रजाभावी जो है राजनीतिक संस्कृति ये सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी जो है सहभागी राजनीतिक संस्कृति ये सही होगा। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। यानी जो आमंड और बर्बर ने वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति को जो सम्मिलित नहीं किया है वो संवैधानिक और राजनीतिक संस्कृति को वर्गीकृत नहीं किया है। मित्रों, आमंड और बर्बर की जो प्रसिद्ध कृति है वो द सिविक कल्चर है, जिसका जो प्रकाशन है 1963 में होता है। आगे फिर देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न अपना ये रहा, अरस्तु जो है किसको वरीयता देता है, राजतंत्रवादी को, या पॉलिटी को, या लोकतंत्र को, या है फिर अल्पतंत्रवादी को। तो बताना है कि अरस्तु जो है किसको वरीयता देता है, ये बताना है। तो आपने उत्तर सही इसका टिक कर लिया होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। यानी अरस्तु पार्टी को जो है वरीयता देता है। मित्रों, उल्लेखनीय है कि अरस्तु का पार्टी से तात्पर्य वर्तमान में पार्टी के प्रचलित अर्थ से भिन्न था। अरस्तु की जो पार्टी का अर्थ है वो शासन के एक ऐसे प्रकार से है मित्रों जो कुछ प्रबुद्ध मध्यम वर्गीय नागरिकों द्वारा शासित हो। कहने का मतलब ये है, उन्होंने दार्शनिक सिद्धांत दिया है ना, कुछ प्रबुद्ध मध्यम वर्गीय नागरिकों द्वारा शासित हो तथा जो सभी के समान हित को सर्वोपरि रखे। अरस्तु ने इसे ही शासन का जो है दोस्तों श्रेष्ठ रूप माना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है, ये बताना है कि रिपब्लिक की जो शैली है, लिखावट है, वो किस शैली में लिखी गई है। क्या नाटकीय शैली है, या इनमें से कोई नहीं है,
या काव्यात्मक शैली है या सामान्य गद्य की शैली है। तो बताना है कि इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी प्लेटो की जो सर्वाधिक चर्चित कृति दोस्तों रिपब्लिक है वह संवाद शैली में लिखी गई है, जो विचारों का ही उल्लेख नहीं करता वरन उनमें विकास की प्रक्रिया क्या है इसको भी दर्शाता है। तो मित्रों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस राजनीतिक विचारक ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति को प्रारंभ किया था। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा राजनीतिक था विचारक था जिसने तुलनात्मक राजनीति को प्रारंभ किया था। तो क्या प्लेटो थे या अरस्तु थे ये या जी आमंड थे या डेविड ईस्टन। तो आपने उत्तर कर लिया होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी यूनानी जो विचारक या चिंतक तो अरस्तु थे, उन्होंने तुलनात्मक राजनीति को शुरू किया था, जो दोस्तों लगभग 158 राष्ट्र राज्यों का संविधान का तुलनात्मक अध्ययन कर महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और इसको क्या करते हैं यानी कि पढ़ते हैं और इसको भी जो उत्तर देते हैं। ये प्रश्न है, उपर्युक्त दोनों को वक्तव्यों के संदर्भ में देखना है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मित्रों इस प्रश्न का जो है उत्तर तो दे दिए गए हैं लेकिन प्रश्न नहीं लिखा है, तो प्रश्न आप नोट कर लीजिए। कथन है, कथन ए में लिखा हुआ है भारत एक गणतंत्र है। भारत यानी कथन है आपका भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, यह सही है, कथन सही है। कारण दूसरा लिखा हुआ है भारतीय संविधान संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। दूसरा है, नोट कर लीजिए, भारतीय जो संविधान है संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। ये कारण लिखा गया है। तो बताना है कि क्या सही होगा। भारत एक गणतंत्र है, ये सही है कि नहीं सही, ये परीक्षण करना है। और दूसरा जो कारण लिखा हुआ है भारतीय संविधान संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, क्या ये भी सही है। तो दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि जो भारत है वो दोस्तों एक गणतंत्रात्मक राज्य है और जो शक्तियां हैं भारतीय संविधान की वो संघ और राज्य दोनों में बटी हुई। तो इस प्रकार से दोस्तों मित्रों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान इनमें से जो है किसका सर्वाधिक ऋणी है, ये बताना है कि भारतीय जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा किसके जो है प्रावधान लिए गए हैं। क्या स्विट्जरलैंड के संविधान के प्रावधान लिए गए हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका के या भारत शासन 1935 के या कनाडाई संविधान से। तो ज्ञात होगा मित्रों कि भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से जो है लगभग 250 अनुच्छेदों को ज्यों का त्यों या कुछ सुधार के साथ भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। लगभग 250 अनुच्छेद आर्टिकल है ना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था, अभी ये प्रश्न उसी तरह का है, बिल्कुल शब्दावली में थोड़ा सा अंतर किया गया है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1935 का ही जो है भारत शासन अधिनियम था जिसने भारतीय संविधान को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर मित्रों, ये भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक जो अधिकार है निम्न में से कौन सा था, बताना है। यानी भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक अधिकार आधार निम्न में से कौन सा था। तो किस आधार पर भारतीय संविधान सभा बनी थी, क्या 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम से या कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा या क्रिप्स मिशन 1942
या माउंटबेटन योजना के तहत। तो आपको ज्ञात होगा कि ये जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार जो है भारतीय संविधान सभा को आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार, प्रश्न है, एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को माना जाता है। ये एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? ये प्रश्न है। क्या आयोग कहते हैं, या परिषद कहते हैं, या ब्यूरो कहते हैं, या बोर्ड कहते हैं? तो इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है, जो सही हो उसको उत्तर टिक करना है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर मित्रों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जब कोई एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित होता है तो उस व्यवस्था को ब्यूरो व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की थी? मैस्लो ने, डगलस मैकग्रेवन ने, या हर्जबर्ग ने, या लिकर्ट ने? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यानी हर्जबर्ग ने जो है अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत या जो है प्रस्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह है अगला प्रश्न। भारत के विश्व दृष्टिकोण पर नेहरू की क्या घोषणा थी? भारत के विश्व दृष्टिकोण पर जो है नेहरू की क्या घोषणा थी, इसको देखना है। इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। पढ़िए प्रश्न और उसके बाद उत्तर को चयन करना है। बताइए कौन सा सही होगा। तो देखते हैं एक नंबर में क्या लिखा है। औपनिवेशिक और आश्रित देशों और लोगों की मुक्ति में, यानी कि औपनिवेशिक और आश्रित देशों और लोगों की मुक्ति में हम विशेष रूप से रुचि रखते हैं। क्या ये पंडित जवाहरलाल की घोषणा थी? ये देखना है सही है गलत। या दूसरा नंबर लिखा है हम नस्लवाद के नाजी सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करते हैं, चाहे कहीं भी और किसी भी रूप में इसका आचरण हो रहा हो। क्या ये घोषणा थी? या तीसरा है हमारी विदेश नीति के स्तंभों में एक नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ना है। क्या यह घोषणा थी? तो दोस्तों आप उत्तर कर लिए होंगे कि इस प्रश्न के जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों वो तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। यानी पंडित नेहरू ने घोषणा की थी कि औपनिवेशिक और आश्रित देशों और लोगों की मुक्ति में हम विशेष रूप से रुचि लेते थे। ये सही है, तो ये भी सही है और ये सही है, अर्थात सी ऑप्शन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रैक्टिस का जो अब लगभग ये समापन होने वाला है। आइए इस प्रश्न को भी और देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें और इसका कोड के माध्यम से उत्तर देते हैं। प्रश्न ये लिखा है कि एफ्रो एशियाई देश 5 विचारों वाले, कौन कौन से विचार हैं? पंचशील के जो सिद्धांत हैं पर आधारित एक सामान्य विदेश नीति में एकजुट हुए हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये देखना है। गैर आक्रामकता, बी नंबर हस्तक्षेप, सी नंबर शांतिपूर्ण अस्तित्व, और डी ई ये कटे हुए नहीं लिखे हुए। इन्हीं में से दो फिर नीचे लिखे हुए हैं 3 कि डी और ई के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा आना चाहिए। तो यही देखना है दोस्तों। किसी देश की संप्रभुता और अखंडता की क्या मान्यता, या बी नंबर जो लिखा है दूसरा नंबर लिखा है पारस्परिक सहकारी व्यापार या परस्पर आदर्श। तो कौन से इसमें 2 सही होंगे ये बताना है। तो इस प्रश्न का मित्रों सही उत्तर जो हो जाएगा किसी देश की संप्रभुता और अखंडता की हमें सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए, ये शामिल था, और परस्पर आदर, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अर्थात जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ये तीसरा और ये पहला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मित्रों इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं इसको भी क्या लिखा है इसमें। तो लिखा है दिसंबर 2020 तक, दिसंबर
2020 तक भारत और यूरोपीय संघ के मध्य अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? 13, 14, 15 या 16? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी दोस्तों जो है 15 जुलाई 2020 को जो है आयोजित सम्मेलन जो है 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन था। यह सम्मेलन जो है जुलाई 2020 को जो है वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाता है दोस्तों। इस बैठक में जो दोस्तों है द्विपक्षीय व्यापार और जो निवेश समझौते पर जो निलंबित वार्ता को फिर से जो है शुरू करने का प्रयास करके मुक्त व्यापार को पुनः शुरू करने की सहमति दी जाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट का हमारे यही समापन होता है मित्रों। तो इस प्रैक्टिस सेट को समाप्त करते हैं और अपनी कक्षा को फिर तब तक के लिए कल मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद।